नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें यूपीपीएससी आरओ के जो है फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल कर लिया है तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी आरओ की जो प्रीवियस ईयर्स की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षा 22 दिसंबर 2020 को हुई थी, जो कि 2016 की पुनर्परीक्षा हुई थी। आप सभी को पता है कि 2016 की परीक्षा कैंसिल करके दोबारा परीक्षा ली गई थी, जो कि 22 दिसंबर 2020 को संपन्न हुई थी। तो उसमें जो है हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह से 2-3 पार्ट में इसके जीएस के जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने अपने आप को क्या किया, खलीफा घोषित कर दिया था। आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या सही हो सकता है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को क्या घोषित किया था, खलीफा घोषित किया था। तो बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का जो है शासक था, सभी को यह पता है। यह सिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके जो सल्तनत काल का ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी की उपाधियाँ अल इमाम, उल उमाम, खिलाफत उल्लाह, खलीफातुल्लाह आदि इसकी जो है कुछ ये यहाँ पर क्या थी, ये उपाधियाँ थी। इसका जो कार्यकाल था ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो कार्यकाल था ये था 1316 से लेकर इसका जो कार्यकाल था ये था 1320 तक, ये इसका कार्यकाल था। ठीक है, इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी और इसी कारण ये कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, जैसे कि कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो इसमें दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें आपका जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, यानी कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1528 में। ठीक है, और जो चौसा का युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1539। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कन्नौज का युद्ध। तो ये कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था, 1540 में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध तो ये 1565 में हुआ था, 1565 में ही हुआ था। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और 2, सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा 4, तो 2, 4 और फिर 1 और 3, 2, 4, 1, 3। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाता है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे, इनके अलावा जो राजपूत सेना का जो सेनापति थे वो थे हमारे टार्डी बेग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही आंसर हो जाता है। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है सभी को पता है ये 1576 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में हुआ था, ये महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। ठीक है, तो राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापा मार युद्ध का साथ लिया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया हमने, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा हकीम सूर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हकीम सूर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो आप सभी को बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो रज्मनामा है ये महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है, जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां तथा फैजी के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ कि आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो पहला आपका है कि बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, यानी कि अंग्रेजों को जो बंगाल विजय हुई उससे अपार धन शक्ति मिली और अपार धन और जनशक्ति का यहाँ पर जनशक्ति मिली थी। उसके बाद अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत भी थी जो कि फ्रांसिस्को से बेहतर थी। तो इस तरह से दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपको यहाँ पर सूची दी गई है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह था ये होगा 1879 से 1880। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1879 से 1880, इस तरह से ये यहाँ पर सही सुमेलन इसका हो जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं पावना विद्रोह की, तो ये आपका हो जाता है 1873 से 1876, यानी कि ये आपका इधर ये मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बंगाल नील विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये 1859 से 1860, तो ये आपका पहले नंबर पर मिल जाएगा इस तरह से। और उसके बाद आपका बचता है यहाँ पर जयंतिया विद्रोह, तो ये हो जाएगा 1860 से 1863, तो ये सही आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, अभी जो इसमें दिया गया है बी आंसर सही हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दोस्तों जो लाठी क्लब की स्थापना है ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इनका जो जन्म है ये 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य उपनाम से भी जाने जाते थे। तिलक के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी मराठी दैनिक और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। तिलक ने मांडली जेल में रहते हुए मराठी में गीता पर टीका भी लिखा था जो गीता रहस्य के नाम से जानी जाती है। तिलक ने जनता को संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभाव उभारने का प्रयास भी किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक क्लब, समितियां, लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी तिलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो दिया है पहला इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा, इस तरह से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और फिर आ जाएगा मद्रास महाजन सभा। तो इसमें किसके द्वारा कौन सी सभा की स्थापना की गई थी, इसको आपको सही से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो इसके लिए हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन की जो है ये स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो इंडियन एसोसिएशन के लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगर देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा, तो जो पूना सार्वजनिक सभा थी ये थे महादेव गोविंद रनाडे। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाता है। महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। फिर अगर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो इसके लिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा फिरोज शाह, यानी कि यहाँ पर 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना है तो ये पहला नंबर आ जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है आनंद चार्लू ने की थी। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आपका कहाँ सही हो जाता है मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2, 3, 4, 1 आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यंग बंग आंदोलन, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यंग बंग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो हेनरी विलियम डेरोजियो, ये सही है, यहाँ पर मैच कर रहा है इसका। और उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो थे ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका अगर देखें तो यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपके कर्नल अलकाट ने की थी, बिल्कुल सही है ये भी। और अगर चौथे यहाँ पर बात करते हैं ये आपका है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी अहमद खान ने भी की थी। तो इससे बाकी सारे के सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत आपका कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है आपका बहिष्कृत हितकारी सभा, जिसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ज्योतिबा फुले, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे ये आपके थे विलियम विल्सन हंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, विलियम विल्सन हंटर उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार एवं सांख्यिकीविद थे।
इन्होंने भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का प्रबंधन किया और 1875 में से 1877 ईस्वी में बंगाल का सांख्यिकीय विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इसके साथ ही इन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 से 1883 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VC दत्त। ठीक है, अगर इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का जो गठन की बात करते हैं तो ये 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज ऐसे राशिद अली शहनवाज, PK सहगल, गुरबख्श सिंह आदि जुड़े थे। VC दत्त जो है इनका संबंध रॉयल नेवी विद्रोह से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको बताना है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, तो ये सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कांग्रेस को कोई असंवैधानिक संस्था घोषित नहीं किया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। बाकी सारे सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका गलत आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, रेवेल योजना, CR फार्मूला। तो आपको सही यहाँ पर जो है इसको सही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर सही क्रम इसका जो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका 1940 इसका हो जाएगा सही। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्स मिशन, तो सभी को पता है 1942 से सही हो जाएगा, 1942। फिर अगर यहाँ पर बात करते हैं CR फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका 1944। और वेबल योजना की अगर बात करते हैं तो ये 1945 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर क्रिप्स मिशन, फिर वेबल योजना, फिर CR फार्मूला, और उसके सबसे लास्ट में आ जाएगा वेबल योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी पारित हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत भी काम करना बाकी है। ये कथन जो है ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना। तो इसमें आपको विचार करना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इनकी घटनाओं के बारे में। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर बक्सर के युद्ध की, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत आगमन जो हुआ था ये आपका हुआ था 1765 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ये हुई थी 16 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं वारेन हेस्टिंग का भारत गवर्नर, तो ये बने थे हमारे 1773। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा, मैंने तिथियाँ आपको बता दी हैं यहाँ पर, डेट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा B 3124। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे के सही उत्तर का चयन कीजिए। इलाहाबाद की संधि, एक्सलापेल संधि, एक्सलापेल की संधि, बुदनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, डुप्ले की पदच्युत। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? तो मैं इसको बता देता हूँ। इलाहाबाद की संधि आप सभी को पता होगा ये कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि है ये आपकी 1765 में हुई थी, यानी कि यहाँ पर इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। तो ए का यहाँ पर डी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एक्सलापेल की संधि। तो ये एक्सलापेल की संधि जो 1746 में हुई थी, तो इसका बिल्कुल 1746 नहीं, सॉरी 1748 में हुई थी एक्सलापेल की संधि, 1748। और अगर बात करते हैं यहाँ पर ला बुदनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, तो ये 1746 में हुआ था। और अगर डुप्ले की पदच्युति की बात करते हैं तो ये 1754 में होता। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। बी आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर
तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दी गई कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये काफ़ी आसान से घटनाएं हैं, इनको आप सही कर सकते हैं। तो गांधी अगर इरविन समझौते की बात करते हैं तो ये आपका गांधी इरविन समझौता ये 1931 में होता, गांधी इरविन समझौता 1931। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पूना पैक्ट तो ये हो जाएगा 1932। ठीक है, फिर पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की तो ये 1929 में की गई थी, 1929 में। उसके बाद यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये आपका 1930 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर इसे यहाँ पर देखते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो सही क्रम, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा यानी 1929। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद इरविन समझौता और फिर पूना पैक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा इसमें से मैं बता देता हूँ। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर ए 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा और जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम सही सुमेलन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो सही सुमेलन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि अल्बर्ट मायर, ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। इटावा जो पायलट प्रोजेक्ट थी इसकी परिकल्पना 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन हमारा जो है हिस्ट्री का। तो ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें कौन सा सही सुमेलन नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जिसका सही सुमेलन ये नहीं है। ठीक है, ये 1907 में आया था। और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये 1908 में आया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भारतीय फौजदारी कानून संशोधन ये भी 1908 में था। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम, ये भी 1908 में आया था, लेकिन सिर्फ आपका जो ये राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है ये 1907 में आया था। तो इस तरह से यहाँ पर ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 2016 का जो पुनः पेपर हुआ था 2022 दिसंबर 2020 में। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ज्योग्राफी और अन्य जो इस पर क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।